नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी कला और संस्कृति के अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। जैसे जैसे मनुष्यों का विकास होता गया, संगीत की भी उन्नति होती चली गई। भारतीय संगीत के विकास क्रम को 3 वर्गों में विभाजित करके देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले प्राचीन काल में भारतीय संगीत के विकास की हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जिसका साक्ष्य कांस्य की मूर्ति और संगीत के देवता की पूजा से मिलता है। संगीत का मूल ग्रंथ सामवेद को माना जाता है, जबकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र संगीत की पहली रचना है, जिसमें संगीत का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। दक्षिण के बौद्ध नाटक शिल्पाधिकारम में संगीत की चर्चा की गई है। इसके साथ ही कालिदास के नाटकों में भी संगीत का उल्लेख देखने को मिलता है। द्वितीय चरण में सूफी संतों के आगमन के पश्चात संगीत की परंपरा कितनी समृद्ध हुई, आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। 11वीं सदी में इस्लाम के आगमन के बाद भारतीय संगीत में निर्णायक परिवर्तन आया और मुगल काल में राजा मानसिंह के समय में संगीत की ध्रुपद शैली का विकास हुआ। इस शैली में भक्तिपरक और आध्यात्मिक संगीत पर मुख्य बल दिया गया है। इसी दौरान हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत का विकास हुआ। आइए अब हम आधुनिक काल में संगीत के विकास क्रम को समझने का प्रयास करते हैं। 18वीं सदी में घराने संगीत शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जैसे ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना और भिंडी बाजार घराना। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात घरानों की स्थिति कमजोर होने लगी, क्योंकि वे कला की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्व देते थे। इसके बाद भारत में रचित प्रमुख संगीत ग्रंथों की अब हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, जैसे गीत गोविंद, संगीत सार, रसिक प्रिया, संगीत दर्पण, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। आइए संगीत ग्रंथों की चर्चा के बाद अब हम भारतीय संगीत की रचना विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3 प्रमुख स्तंभों को हम समझते हैं, जैसे स्वर, राग और ताल। तो चलिए अब हम एक एक करके स्वर, राग, ताल और रस को एक एक करके समझते हैं। स्वर यानी हिंदुस्तानी संगीत 7 स्वरों द्वारा परिभाषित होता है, जैसे स, रे, ग, म, प, ध, नी। राग मधुर संगीत के आधार होते हैं। राग के संचालन का मूल तत्व स्वर होता है। राग ना तो पैमाना होता है, ना ही विद्या होती है। ताल धुनों का लयबद्ध समूह ताल कहलाता है। तालों की कुल संख्या 30 है, जिसमें से केवल 10 और 12 का ही वास्तव में उपयोग किया जाता है। रस गायन और वाद्य यंत्र बजाने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहा जाता है। प्रारंभ में 8 रस थे, लेकिन इन्हें 9 रस या 9 रस बनाने के लिए शांत रस जोड़ दिया गया। 9 रस इस प्रकार से हैं, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्र, भयंकर, वीर, अद्भुत, विवश और शांत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 2 शैलियों का विकास हुआ, जैसे हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तो चलिए सबसे पहले हिंदुस्तानी संगीत को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का विकास मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ। इस संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं: ध्रुपद, ख्याल, होरी, ठुमरी, टप्पा, तराना, सरगम, धमर, चतुरंग और रस सागर। इसमें रागों की उत्पत्ति 10 थाटों से मानी जाती है। हिंदुस्तानी संगीत पर अरबी, ईरानी और अफगानी प्रभाव भी दिखाई देता है। हिंदुस्तानी संगीत शैली की अनेक उपशैलियां हैं, जिनमें घरानों का भी उद्भव हुआ है। तो चलिए अब हम विभिन्न घरानों की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे डागरी घराना, संगीत की यह शैली राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस शैली में आलाप पर अधिक बल दिया जाता है। वहीं दरभंगा घराना, ये संगीत की ये शैली बिहार के दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। इस संगीत शैली में राग आलाप पर बल दिया जाता है। बेतिया घराना, संगीत की ये शैली
चंपारण और उसके आसपास के क्षेत्रों में गाई जाती है। ये शैली केवल परिवार के भीतर प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। वहीं ग्वालियर घराना, इस घराने में कठोर नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ राग, मधुर और लय पर समान बल दिया जाता है। इस संगीत का गायन बहुत जटिल है। इस घराने के लोकप्रिय गायक है नाथू खान और विष्णु पलुस्कर। किराना घराना ये राजस्थान का प्रमुख घराना है, जो धीमी गति वाले रागों के लिए काफी विख्यात है। गोपाल ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का वास्तविक श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल इस घराने के प्रमुख गायक थे। आइए समझते हैं आगरा घराना को। इस घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान को माना जाता है, जबकि इसे नवीन और पुनर्जीवित करने का श्रेय फयाज खान को जाता है। पुनर्जीवित करने के बाद इस घराने का नाम रंगीला घराना पड़ गया और इस शैली के प्रमुख गायक हैं अली बख्श, फिरदौसी बाई और गफूर खान थे। पटियाला घराना, 19वीं सदी में इस घराने का शुभारंभ फतेह अली खान और अली बख्श खान ने किया और ये बेहतर लय के प्रयोग पर बल देते थे। साथ ही उनकी रचनाओं में भावनाओं पर भी बल दिया जाता था। इस घराने की प्रसिद्ध संगीतकार गुलाम अली खान थे। अंत में है भिंडी बाजार घराना। 19वीं सदी में इस घराने की स्थापना छज्जू खान, नजीर खान और आदिम खान ने की थी। ये कलाकार एक ही सांस में लंबे लंबे अंतरे गा सकते थे। इसके अतिरिक्त ये कर्नाटक रागों का भी उपयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शैली के पश्चात अब हम कर्नाटक शैली की ओर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। कर्नाटक संगीत मूलतः स्वदेशी है। इस संगीत के अग्रदूत विद्यारण द्वारा लिखित संगीत सार को माना जाता है। वेंकटमुखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना की, जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की आधारशिला बन गई। हिंदुस्तानी संगीत के विपरीत कर्नाटक संगीत में घराने की परंपरा का विकास नहीं हुआ है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा कर्नाटक संगीत को अधिक लोकप्रिय बनाया गया, जबकि त्यागराज और श्याम शास्त्री इस संगीत के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। शास्त्रीय संगीतों के पश्चात अब हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोक संगीतों की चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लोक संगीत क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। लोक संगीत की बात करें तो इसमें कोई स्पष्ट और कठोर नियम नहीं होता है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो आइए अब हम एक एक करके प्रमुख लोक संगीतों की चर्चा करें। जैसे बाउल, सबसे पहले बाउल संगीत की हम चर्चा करेंगे। ये लोक संगीत पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। इस पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसके साथ ही संगीत के माध्यम से रहस्यमय का उपदेश दिया जाता है। इस संगीत के वर्तमान संरक्षक नवोनी दास, पूर्णो दास, चंद्रदास और लालोन फकीर हैं। এই দেহের খবর আগে জানো মন, দেহের খবর আগে জানো, কৃষ্ণ করবি যদি দর্শন, ও কৃষ্ণ করবি যদি দর্শন, দেহের খবর আগে জানো। वहीं दूसरा प्रमुख लोक संगीत पंडवानी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोक संगीत है और इस लोक संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश किया जाता है। इस लोक संगीत में महाभारत कथाओं और तुम्बेरे की ताल को आधार बनाया गया है। तीजन बाई इस लोक संगीत के प्रमुख कलाकार हैं, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है।
इसके बाद पई संगीत के बारे में आइए हम समझ लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का लोक संगीत है जिसे किसानों द्वारा अच्छे मानसून और अच्छी फसल के लिए गाया जाता है। सायरा नृत्य पाई लोक संगीत पर किया जाता है। चलिए इस यात्रा के प्रमुख लोक नृत्य लावनी को अब हम समझ लेते हैं। यह महाराष्ट्र के लोक नृत्य के साथ लोक संगीत शैलियां भी है। लय और ताल के अच्छे समावेश के कारण ये संगीत नृत्य के लिए काफी उपयुक्त है। इसके पश्चात उत्तर पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण लोक संगीतों की अब हम चर्चा करेंगे। खोंगजोम मणिपुर में इस लोक संगीत का आयोजन किया जाता है। इस संगीत को वीर गाथा शैली में भी गाया जाता है, जिसमें खोंगजोम की लड़ाई का संगीतात्मक वर्णन किया जाता है। वहीं बिहू गीत ये असम का एक प्रमुख लोकगीत है। बिहू गीत नववर्ष की शुभकामनाएं होती हैं। वहीं लाई हरोबा महोत्सव इस लोक संगीत का आयोजन मणिपुर में उमंग लाई के लिए किया जाता है। इस संगीत को लाई हरोबा उत्सव के अंतिम दिन गाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण लोक संगीत की और हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, जैसे होरी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर गाया जाता है, और ठुमरी यह लोक संगीत मिश्रित रागों पर आधारित है, जिसमें प्रेम और भक्ति रस पर बल दिया जाता है। इस संगीत में हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ठुमरी के मुख्य घराने लखनऊ और बनारस में स्थित है। ठुमरी गायन की प्रसिद्ध संगीतकार बेगम अख्तर थी। आला मध्य प्रदेश का ये प्रमुख लोक संगीत है, जबकि मुख्य रूप से इसे बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये लोक संगीत महाभारत कथाओं पर आधारित है। इस संगीत को वीर गाथा शैली में भी गाया जाता है। कजरी उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। वहीं सोहर ये उत्तर प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त उत्तर भारत में पुत्र प्राप्ति के अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत है। और रसिया ये लोक संगीत उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है। वहीं टप्पा पंजाब का एक प्रमुख लोक संगीत है। इसे ऊंट सवारों द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें स्थानीय मुहावरों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा इस संगीत को अर्ध शास्त्रीय संगीत की मान्यता प्रदान की गई है। पखिंडा ये राजस्थान का प्रमुख लोक संगीत है, जिसे किसानों द्वारा खेत में काम करते हुए ही गाया जाता है। लमन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में इस लोक संगीत का आयोजन किया जाता है। वहीं घसियारी गीत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों में इस लोक गीतों को गाया जाता है और युवतियों द्वारा मवेशियों के लिए घास लाने के क्रम में इस गीत को गाया जाता है। दसकठिया उड़ीसा में प्रचलित लोकगीत गायन है, और जिसमें एक विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो लकड़ी से निर्मित होता है। घन छवि मोहन हे कालिया कोला घन छवि मोहन हे कालिया कोला घन नवीन किशोर नुआ नटवर मदन मोहन सुंदर श्याम हे कालिया कोला घन। तो चलिए आइए अब हम पिछले वर्षों के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। सदियों में भारत जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ था। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद अलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन के लिए विख्यात है, या फिर मध्य भारत में अपनी पच्चीकारी परंपरा हेतु विख्यात है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले फ्राइडे को मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।